Hello students, today I am starting new chapter of the class 7 of environment, chapter 3, changing our earth. In this chapter, firstly we take about the lithospheric plate. Firstly we understand about what is the lithospheric plate. Lithospheric plate है क्या, पहले हम इसको जानेंगे. The lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. हमारी अर्थ बहुत सारे लिथोस्फीयर्स प्लेट में डिवाइड है. That is known as the lithospheric plates. These plates move around very slowly because of the movement of the molten magma inside earth. We have already read in previous chapter about the concentric layer of the earth, the third layer, core, where all things are present in the liquid form, that also known as the molten magma. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक लेयर है, जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में यानी घुले हुए रूप में हैं, जिसको हम मॉल्टेन मैग्मा के नाम से भी जाने जाते हैं. द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन द सर्कुलर मैनर. जैसे ये मॉल्टेन मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर एक सर्कुलर मैनर में मूवमेंट यानी घूमता रहता है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेज ऑफ द सरफेस अर्थ. इसी कारण से उस मैग्मा के घूमने के कारण जो हमारी प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो हमारी अर्थ में मौजूद हैं, वो घूमती रहती हैं, यानी स्लोली थोड़ा थोड़ा वो मूवमेंट करती रहती हैं. इसका कारण, इनके घूमने का जो कारण है, मेन रीजन्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक इज मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा. Next, the earth movement is divided on the basis of the force which causes them. These force are called. जो ये हमारे अर्थ में मूवमेंट होते हैं, इसके लिए बेसिकली टू फोर्सेस काम करते हैं. फर्स्टली इंडोजेनिक फोर्स एंड सेकेंडली एक्सोजेनिक फोर्स. इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, इन दोनों फोर्स के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. इंडोजेनिक फोर्स, व्हाट इज़ द इंडोजेनिक फोर्स? ये हमारी अर्थ को कैसे प्रभाव डालता है, कैसे इफेक्ट डालता है, इसके बारे में. द फोर्स विच इज एट द इंटीरियर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स. जैसे उसका नाम है इंडोजेनिक फोर्स, इट इज अफेक्ट द अर्थ इन द पार्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट, यानी ये पृथ्वी के आंतरिक भाग पे प्रभाव डालता है. इंडोजेनिक फोर्स समथिंग प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. कई बार क्या होता है, ये जो इंडोजेनिक फोर्स है वो हमारी अर्थ पे सडन मूवमेंट और अचानक से उसमें कुछ मूवमेंट होता है, या स्लो मूवमेंट, अचानक से उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. सडन मूवमेंट लाइक एज अर्थक्वेक. सडन मूवमेंट में क्या चीज़ आता है, जैसे उसमें सडन अगर मूवमेंट हुआ, चेंज हुआ, तो अर्थक्वेक हो सकता है. एंड वल्केनो, ज्वालामुखी हो सकती है. कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द, जिसके कारण हमारी धरती पे यानी अर्थ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक फोर्स. एक्सोजेनिक फोर्स क्या है? द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स. अब ये तो एक तो हमने इंडोजेनिक फोर्स की बात किया था, जो हमारी अर्थ को अंदर से इफेक्ट करता है. और पृथ्वी की जो सतह है, सतह पे जो फोर्स काम करता है उसका नाम है एक्सोजेनिक फोर्स. मीन्स इट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब ये चार्ट है कि अर्थ मूवमेंट के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. देयर आर टू फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स. इंडोजेनिक फोर्स सडन फोर्स, इससे क्या हमें प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं. और इसी से डिस्ट्रोफिक फोर्स, बिल्डिंग माउंटेन्स या आदि. नेक्स्ट है द एक्सोजेनिक फोर्स. एक्सोजेनिक फोर्स इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जैसे लाइक रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर. अभी इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं कि किस फोर्स से कौन सी सिचुएशन. यानी इंडोजेनिक फोर्स से हमें क्या पैदा हो सकता है, अर्थक्वेक, वोल्केनो,
लैंडस्लाइड्स। और एक्सोजोनिक फोर्स से क्या चीज़ से चेंजेस हो सकता है, वो रिवर से चेंजेस हो सकता है, यानी हमारी जो अर्थ की सरफेस है रिवर से चेंज हो सकती है, विंड से, सी वेव से एंड ग्लेशियर से। नेक्स्ट इज फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट द वोल्केनो। व्हाट इज़ द वोल्केनो? वोल्केनो हम किसको कहेंगे या वोल्केनो क्या है? ए वोल्केनो इज़ द वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। जब हमारी अर्थ क्रस्ट पे यानी उसके अर्थ क्रस्ट पे सरफेस पे अचानक से कोई होल छिद्र हो जाता है, उसमें से मॉल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली, उसमें से मॉल्टेन यानी पिघले हुए रूप में, घुले हुए रूप में कोई चीज़ बाहर निकलने लगती है। तो आपको जैसे पता है कि कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने के साथ वहाँ टेम्परेचर प्रेशर दोनों ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये ज्वालामुखी वोल्केनो निकलते हैं। आप यहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्रस्ट दिया है, दे मेंटल की ये नीचे वाली जो मेंटल से सबसे नीचे जो होता है कोर, यहाँ से ये निकलता है, एक ये होल हो जाता है, वेंट हो जाता है। ये वेंट से ज्वालामुखी सडनली इरप्ट होती है, प्रेसिपिटेट होती है। ये पिक्चर में आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट अर्थक्वेक। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थक्वेक और व्हाट इज़ द अर्थक्वेक। When the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrate and it travels all around the earth. These vibrations are called earthquake. लिथोस्फेरिक प्लेट मैंने पहले ही आपको बताया है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, स्लोली मूवमेंट करती हैं, और जब अचानक से उनमें मूवमेंट होता है द अर्थ वाइब्रेट, अर्थ क्या करती, वाइब्रेट करती, एंड ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ। दीज वाइब्रेशन इज कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये जो वाइब्रेशन होता है इसी को हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, किसको हम फोकस बोलेंगे, किसको एपिसेंटर बोलेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको इसको आराम से समझाऊंगा किसको फोकस किसे। पहले इनकी डिफिनीशन हम देख लेते हैं। फोकस क्या है? व्हाट इज़ द फोकस? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है यानी जहाँ वाइब्रेशन पैदा होता है जिस जगह से, दैट इज आल्सो नोन एज द फोकस। नेक्स्ट एपिसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। द ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर and the strength of the earthquake decrease away from the center। सरफेस पर यानी एक तो फोकस जो नीचे होता है जहाँ पे प्लेट्स मूवमेंट करती है, वाइब्रेट करती है। ईपी सेंटर जस्ट सरफेस यानी अर्थ के सरफेस यानी ऊपर होता है, यानी वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द ईपी सेंटर एज वेव्स के रूप में, फोकस से वेव्स के रूप में ये फैलता है। कैसे फैलता है आगे मैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी सेंटर नीचे सबसे कम वाइब्रेशन होता है क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होता है और वेव्स के रूप में ऊपर फैलता है, तो यानी ऊपर ज़्यादा ये नुकसान करता है, फैलाता है। इस पिक्चर से हम आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। फोकस देखिए, ये हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है यानी अर्थ सरफेस है, तो जिसमें जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज द फोकस। दिस पार्ट इज़ द फोकस। और फोकस से देखिए कैसे वाइब्रेशन एक राउंड मैनर में फैलता है, चारों तरफ फैलता है, और जो फोकस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज द एपिसेंटर। प्लेट्स बाउंड्री आप देखिए कैसे दिया हुआ है। सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन द डायरेक्शन, कैसे रेडिएशन यानी वेव्स कैसे फैल रही हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम कैसे जानेंगे कि कितनी मात्रा में यानी कितना बड़ा भूकंप था या कितना छोटा भूकंप था। इसके नापने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है दैट इज़ आल्सो नोन एज द सीस्मोग्राफ। ए अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सीस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और इसको जिस स्केल पे नापा जाता है उसको किस नाम से जाने जाते हैं? रिक्टर स्केल। द अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटिल। अगर 2 या 2 से कम है यानी रिक्टर स्केल पे इसकी मात्रा जो है क्वांटिटी 2 या 2 से कम है तो हमको हल्का सा केवल महसूस होगा।
हिट अर्थक्वेक ओवर 5 कैन बी कॉजेज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अगर ये 5 से ऊपर है तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ए 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7 इज क्लासिफाइड मेजर अर्थक्वेक। 6 या 6 से ऊपर है तो ये एक इसकी मात्रा बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, और 7 से ज़्यादा है तो इसको एक मेजर अर्थक्वेक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मेजर लैंड फॉर्म्स मतलब बड़ी स्थला आकृतियाँ जो हमारी बनती हैं, कैसी बनती हैं पहले हम उनके बारे में अब जानेंगे। द लैंडस्केप बीइंग कंटिन्यूसली worn away टू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन। जो हमारी डिफरेंट टाइप की लैंड फॉर्म्स बनती हैं इस इलाके में, उसके लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। अब फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज़ द वेदरिंग। Weathering is the breaking of the rocks on the earth surface। weathering जो प्रक्रिया से स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स यानी चट्टानों के टूटने से बनती हैं। अब ये घटना कहाँ घटती है? सरफेस में। नेक्स्ट, इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड्स एंड आइस। जब ऊपर वाली घटना तो रॉक्स के टूटने से बनती है, नेक्स्ट घटना वाटर, विंड और आइस की वजह से जब हमारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं तो उसको हम इरोजन के नाम से जानते हैं। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरीड अवे ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड एक्सेट्रा। अब जो ये इरोडेड मटेरियल है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड है? वाटर, विंड। कैसे होता है आगे मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। द process of the erosion and deposition created different land forms। ये जो इरोजन और डिपोजिशन होता है इसके कारण डिफरेंट लैंड फॉर्म्स यानी स्थलाकृतियाँ बनती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर, सतह पर। नेक्स्ट, वर्क ऑफ रिवर। अब रिवर के द्वारा रिवर कैसे वर्क करती है, उसके कारण कौन सी स्थलाकृति बनती हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। इससे जो बनने वाली स्थलाकृति मेन मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ वाटरफॉल। इस व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन टू स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स वाटरफॉल। जब भी कोई नदी तेज गति से एक स्लोप वाले पार्ट पे यानी हार्ड रॉक पे गिरती है और द किसी वैली यानी घाटी पे गिरती है, इट फॉर्म्स वाटरफॉल, ये एक वाटरफॉल बनाती है। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट जो आकृति है लैंड फॉर्म्स है नो इज़ द मेंडर। व्हाट इज़ द मेंडर? एज द रिवर इंटर द प्लेन इन द ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडर्स। एज द रिवर इंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज ब्लेंड्स। जब हमारी नदी अचानक से बहुत बड़े मोड़ यानी उसमें ट्विस्ट आ जाता है, मोड़ आ जाता है, टर्न फॉर्मिंग और अचानक से उसमें ब्लेंड तेज हो जाता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज द मिंडर। आप इस पिक्चर से आराम से समझ सकते हैं, दिस इज द ब्लू कलर इज फ्लो ऑफ द रिवर एंड दिस इज द नोन एज द मिंडर। देखिए यहाँ पे अचानक से ब्लेंड आया है, ब्लेंड इज आल्सो नोन एज द मिंडर। नेक्स्ट, कट ऑफ लेक। व्हाट इज़ द कट ऑफ लेक, इसके बारे में हम जानेंगे। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the end of the meander loops come closer and closer. In due course of time, the meander loops cut off from the river and forms a cut off lake also called एंड ऑक्सबो लेक। इसको हम ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। जब ये कंटिन्यूअस डिपोजिशन यानी इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा जब बहुत सारे मेंडर्स यानी छोटे होते जाते हैं, क्लोजर होते जाते हैं, छोटे जाते हैं, जिसके कारण इस पिक्चर से हम इसको समझ सकते हैं। ऑक्सबो लेक इरोजन से यहाँ डिपॉजिट हो गया और ये मेन रिवर से इतना पार्ट करके अलग हो गया है, तो दैट इज़ आल्सो नोन एज द ऑक्सबो लेक। इस पिक्चर से हम अचानक से समझ सकते हैं कि पहले उस समय जब रिवर फ्लो करती थी तो यहाँ से फ्लो करती रही होगी
और जब डिपोजिशन इरोजन के कारण यहाँ पे मटेरियल जमा होता गया बह बह करके, तो ये पार्ट मेन पार्ट से अलग हो गया। दैट इज नोन एज द ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट इज द फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या है? इट इज़ द फ्लड द रिवर डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स along its bank. This leads to the formation of the flat fertile floodplain. The raised bank are called levees. कई बार होता है कि जब कई बार नदियाँ जो है बहुत सारे डिपॉजिट्स इरोजन के थ्रू अपने बहा करके लाती हैं, और वो मटेरियल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द इट्स बैंक, और वो बैंक यानी उनके किनारे में डिपॉजिट होते जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और यह एक फॉर्मेशन करते हैं फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसमें एक एरिया फ्लड प्लेन एरिया बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज द लेवीज़। उसको हम लेवीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं। ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ लेवीज़। यहाँ से नदी फ्लो हो रही थी, और ये इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे एरियाओं में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं। इनके डिपॉजिट होने से एक आकृति जो है बनती है। दैट इज आल्सो नोन एज द लेवीज़। Okay, clear. Next, distributaries. What is the distributaries? It is the important for the rivers landforms. When the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases, and the river being break into the number of streams called distributaries. इसको हम इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं कि जब हमको बहुत सारे डिपॉजिट इरोजन के थ्रू बहुत सारे डिपॉजिट्स उस रिवर से फ्लो होते हैं, तो उसके आगे एक एरिया अवरोध करने लगता है। वो एरिया जो अवरोध करने लगता है, तो उससे नदी जो है रिवर्स का फ्लो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट ये यहाँ देख रहे हैं कि आप, ये रिवर आई है और यहाँ इसके बहुत सारे फ्लो हो गए हैं। These flows are known as the distributaries. इन जो डिफरेंट अलग अलग फ्लोज हो गए हैं, ये फ्लोज जनरली जो देखने को मिलते हैं सी पे पहुंचने के पहले, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी हिंदी में वितरतिकाएँ कोई नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज़ द डेल्टा। द रिवर बिकम स्लो दैट इज़ बिगिन द डिपॉजिट्स इट्स लोड। ईच distributary forms own mouth, the collection of the sediments from the mouth from a delta. जब रिवर्स में बहुत सारे सेडिमेंट्स यानी मटेरियल्स जो फ्लो होके आते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, तो उसका फ्लो कम हो जाता है। एंड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स ओन माउथ, और जो इतनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी वो अपना खुद का मुँह बनाती हैं, यानी अपने खुद एक ब्रांच बना लेती हैं। द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ फ्रॉम ए डेल्टा, जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का उनके माउथ पे, उनको हम नोन एज द डेल्टा, उनको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। इस पिक्चर में हम इसको आसानी से, ये देखिए डेल्टा दिया हुआ है, दिस इज़ आल्सो नोन एज द डेल्टा। इसको हम आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के थ्रू कौन सी आकृति बनती है और उनका क्या कार्य है, पहले यहाँ से सी वेव्स के बारे में समझेंगे। द इरोजन and deposition of the sea waves give rise to the coastal landforms, and they continuously strike at the rocks developing cracks. यानी जो हमारी सी पे वेव्स निकलती हैं, वहाँ पर जो भी रॉक्स हैं उसमें लगातार टक्कर मारती हैं, धक्का देती हैं। जब टक्कर मारती हैं तो उनमें एक क्रैक्स यानी उनमें फॉल्ट हो जाता है, दरारें आती हैं। क्रैक्स मीन्स दरारें। द क्रैक्स बिकम लार्जर एंड वाइडर ओवर द टाइम, और धीरे धीरे ये क्रैक्स बड़े होते जाते हैं और वाइडर चौड़े हो जाते हैं। ड्यू टू विच हॉलो लाइक द केव्स, और इनकी जो आकृति बनती है, लैंडफॉर्म्स बनती है, वो एक केव के समान दिखने लगती है। लाइक अ केव एज फाउंड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव। दिस इज आल्सो नोन एज द सी केव। इसको हम इस पिक्चर से
समझ सकते हैं। सी केव्स, ये देखिए यहाँ पे चट्टानों में ये देखिए सी केव्स, केव्स के जैसे डेवलप हो गया है। नेक्स्ट इज द सी आर्क। इसको क्या है, ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। When the cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves maintain. It forms sea arc. When these cavity become bigger, ये जो डिपोजिशन है ये बिगर बड़ा रूप में होता जाता है। एंड रूफ ऑफ द केव रिमेन, केवल उसकी छत बनी रहती है। इट फॉर्म्स सी आर्क्स। इस पिक्चर से हम इसको आराम से समझ सकते हैं सी आर्क क्या है। ये देखिए सी आर्क आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी देखिए छत रूफ कैसे मेंटेन है। नेक्स्ट स्टैक्स। व्हाट इज द स्टैक्स क्या है? इरोजन ब्रेक ऑफ रूफ एंड ओनली वॉल और लेफ्ट। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। स्टैक्स को समझने के लिए हम वापस पिक्चर्स में जाने पर ये देखिए एक खड़ी चट्टान जैसे सीधे हो जाती है। ये हमारी जो आकृति है जब हमारी इसमें से हट जाता है यानी रूफ हट जाती है तो स्टैक्स जैसे बनते हैं। नेक्स्ट इज द सी क्लिप। किसको हम सी क्लिप कहेंगे? द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप्स। दिस इज सी क्लिप। We can understand with this picture. This is sea cliff. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको वर्क ऑफ रिवर्स में एक चीज़ रह गया था, ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। जो वाटरफॉल्स हैं जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे स्लोप से आकर के रिवर्स का पानी गिरता है यानी घाटी में गिरता है, वहाँ पे बहुत वाटरफॉल बनता है जिसको हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक जगह है वेनेजुएला, वहाँ पे सबसे ऊंचा हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा वाटरफॉल मौजूद है। दैट इज आल्सो नोन एज द एंजल फॉल्स। The other waterfalls are Niagara Falls, located in the border between the Canada और USA in North America. नॉर्थ अमेरिका में कनाडा यूएसए बॉर्डर पे एक और वाटरफॉल्स है, इसको हम नियाग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं, नियाग्रा फॉल्स। एंड विक्टोरिया फॉल्स। नेक्स्ट इज द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन द अफ्रीका। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे एक फॉल्स है जिसको नाम से है विक्टोरिया फॉल्स। ये पिक्चर जो आप देखने को मिल रही है ये पिक्चर है नियाग्रा फॉल्स की, जिसका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर, पहले हम इसमें देखेंगे इसमें से कौन सी आकृति यानी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे इट इज अ ग्लेशियर। Glacier are the rivers of ice which erode the landscape by the bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below. Glacier carve out deep hollow there as the ice melt and get filled up with water and become beautiful lake in the mountain. Okay. ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ राइस। ग्लेशियर्स क्या हैं? जो आइस की रिवर्स हैं, नदियां हैं यानी बर्फ़ की नदियां जिनको हम बोलते हैं। विच इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉयल एंड स्टोन, यानी जो पत्थरों को और सॉइल्स को अपने साथ बर्फ़ जो है रिवर्स आइस जो है अपने साथ उनको इरोड करती मिला करके। ग्लेशियर कार्व आउट डीप हैलोज एंड द आइस मेल्ट, और जब ये इरोड हो जाते हैं तो वहाँ पर एक जो आकृति बनती है यानी गड्ढे सी आकृति हो जाती है, गड्ढा बन का निर्माण होता है और वहाँ पे जब ये मेल्ट होता है तो पानी जैसे भर जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज द लेक्स, यानी ब्यूटीफुल लेक्स के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे ब्यूटीफुल लेक्स बनती हैं माउंटेन्स। ग्लेशियल मोरेन्स। The material carried out the glaciers such as rocks big and small, sand and silt gets deposited in form of the glacial moraines. इस तरह से ये glacial moraines बनते हैं।
एक देखिए ग्लेशियर्स की पिक्चर हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं, कैसे आकृतियाँ ग्लेशियर से बनती हैं, यानी ये आइस ऑफ द रिवर्स देख रही है। नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या काम है, यानी हवा के द्वारा कैसे इरोजन होता है, कैसे डिपोजिशन होता है विंड। इन द डेजर्ट एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इज विंड। अब इससे जो आकृति बनती है मशरूम रॉक्स, हम कह सकते हैं व्हाट इज द मशरूम रॉक्स। इन डेजर्ट रॉक्स कैन बी शेप्ड लाइक द मशरूम, कॉमनली मशरूम रॉक। मशरूम रॉक कैसे बनती है, डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि जैसे रॉक है कोई है तो नीचे से इरोड होती है, नीचे से कटती है, और ऊपर का पोर्शन वैसे ही रहता है, तो नीचे से एक मशरूम जैसे शेप उसका बनता है, यानी ऊपर छत्रक बन जाता है, नीचे से बेस बन जाता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सैंड ड्यून्स। व्हाट इज द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या है, इसको हम समझेंगे। व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट्स ट्रांसपोर्ट्स एंड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हवा चलती है तो सैंड ट्रांसपोर्ट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड्स फॉल्स एंड गेट डिपोजिट। जब हवा चलना बंद हो जाती तो ये वहाँ पर एक जगह पे जहाँ पे हवा बंद हो गई वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं। हाउ हिल लाइक स्ट्रक्चर, और एक हिल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यानी पहाड़ी का स्ट्रक्चर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। इसको हम इस पिक्चर के थ्रू कैसे देखिए, हवा के साथ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, जैसे ही हवा चलना बंद हुई वहाँ पर एक आकृति बन गई है जो हिल्स जैसे दिख रही है। दैट इज आल्सो नोन एज द सैंड ड्यून्स। लोएस। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ sand are very fine and light, the winds can carry over very long distance. Such sands if deposited in large area, और अगर इस तरह का डिपोजिशन एक लार्ज एरिया में हो जाता, बहुत बड़े एरिया में, दैट इट इज़ आल्सो नोन एज द लोएस। इसको हम लोएस के नाम से जानते हैं। जब डिपोजिशन बहुत बड़े एरिया में हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है, तो इसको हम लोएस के नाम से जानते हैं। ये पिक्चर आपको सैंड ड्यून्स की है, और यही अगर एरिया बड़ा हो गया और ऊंचा हो गया तो इसको हम लोएस के नाम से जानते हैं। ओके, इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।